जो कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए बने हुए हैं, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए बने हुए हैं। उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए 4 मेथड बने हुए हैं। इन मेथड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम कुछ रूल्स की बात करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन हमने देख लिया था। 4 रूल्स हैं इसमें। फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड है प्रोग्रेस, थर्ड है बाउंडेड वेट और फोर्थ है नो अजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर स्पीड। इनमें से पहले दो जो रूल हैं वो है प्राइमरी, वो तो होना जरूरी है ही। अगर कोई भी आप सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म बनाते हो तो उस केस में आपको ये पहले दो रूल्स जो है ना, ये तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। सेकंड और थर्ड भी आप फॉलो करो तो बेटर है। ये चारों रूल्स वो रूल्स हैं जो कि कोई भी मैकेनिज्म अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को यूज करता है या प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए बनाया हुआ है तो उन्होंने तो फॉलो किए ही हैं। इफ वी वांट वी कैन आल्सो अप्लाई दीज रिसोर्सेज, दीज रूल्स। ओके, वेट करना 2 मिनट। तो इन 4 रूल्स को अगर कोई भी हम मैकेनिज्म बनाए और फॉलो करना चाहे ना तो हम फॉलो कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। हम इन 4 रूल्स के बारे में समझते हैं एक बार। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देखिए, दो प्रोसेस अगर आते हैं और सेम रिसोर्स को यूज करते हैं जिसको कि हम क्रिटिकल सेक्शन में डाल के रखते हैं, इट कैन बी कोड, इट कैन बी एनी अदर रिसोर्स, इट कैन बी मेमोरी, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5 जो है ना, ये दोनों क्रिटिकल सेक्शन के पार्ट है और P1 एंटर करना चाहता है। इफ P1 wants to enter into critical section, then P2 will not। अगर ऐसा हमने कोई मैकेनिज्म बना लिया है, ऐसा कोई कोड लिख दिया है जिसमें अगर P1 एंटर करता है क्रिटिकल सेक्शन में तो हो जाए, लेकिन उसके बाद P2 अलाउ नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन का हमने रूल फॉलो कर लिया है। वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर P2 एंटर कर चुका है तो P1 को हम अलाउ नहीं करेंगे। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हमने हमारे मैकेनिज्म में पहला रूल अप्लाई कर दिया कि अगर दो प्रोसेस एक साथ आते हैं और सेम रिसोर्स को अगर यूज करते हैं तो हमने अगर पहले प्रोसेस को सारे रिसोर्स दे दिए हैं तो दूसरा प्रोसेस उसे यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो रूल आता है वो आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस होनी चाहिए। प्रोग्रेस होनी चाहिए का मतलब यहाँ पर ये है, अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को रोकता है। देखो, मैंने एक बात बताई थी तुम्हें कि क्रिटिकल सेक्शन की अगर बात याद दिलाऊं तो इसमें ना एक एंट्री और एक एग्जिट सेशन हुआ करता था। ये एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन, इन दोनों सेक्शंस में हम कुछ कोड लिखते थे। ये कोड वो होते थे जो कि हमें क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले एग्जीक्यूट करना ही करना है और क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलते वक्त भी इस कोड को एग्जीक्यूट करना ही करना है, ये हम कहते थे, ये हम बता के रखते थे। तो वो बात अगर यह याद करें तो P1 जब एंटर कर जाता है क्रिटिकल सेक्शन में तो P2 ने अपने एंट्री कोड में, P2 के एंट्री सेक्शन में जो क्रिटिकल सेक्शन के एंटर होने से पहले वो कोड एग्जीक्यूट करता है और वो कोड ये कहता है कि P1 को रोको। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की प्रोग्रेस को रोक रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, हमें ऐसा नहीं होने देना है। अगर P1 एंटर होता है तो होने दे। P2 के एंट्री कोड में ऐसा कोई भी कोड नहीं लिखा होना चाहिए जो P1 को रोकता हो, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। क्लियर हो रही है ये बात? यस सर। ठीक है। थर्ड कोड है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट नहीं होना चाहिए। बाउंडेड वेट का मतलब यहाँ पर ये है, अगर P1 को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की परमिशन हमने दी तो बार बार सिर्फ P1 ही यूज करता रहे। हर बार P1 आए, यूज करे क्रिटिकल सेक्शन को और P2 को हम रोक दें। फिर P1 आता है, फिर P1 को दे देते हैं, P2 को रोक देते हैं। फिर P1 आता है, P1 को एंटर करते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, वो उसे यूज करता है लेकिन P2 को रोकते हैं। तो फाइनली क्या होगा, स्टारवेशन होगा। स्टारवेशन हमने पहले डिस्कस किया था। तो स्टारवेशन का मतलब होता है, हिंदी में अगर समझे तो भुखमरी। इसका मतलब यह है कि P2 को क्रिटिकल सेक्शन में कभी एंटर होने की परमिशन मिलेगी नहीं। P2 नेवर एंटर्स इनटू क्रिटिकल सेक्शन। अगर ऐसा होगा तो हमने क्या किया है, बहुत वेट करवा दिया P2 को, जो कि ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम अच्छा प्रोसेस, अच्छा सिंक्रोनाइजेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं बना रहे हैं। तो बाउंडेड वेट आपके मैकेनिज्म में नहीं होना चाहिए। फोर्थ रूल कहता है, ऐसा कोई भी एजम्पशन नहीं होना चाहिए कि भाई आपके पास ना 32 बिट का सॉफ्टवेयर हो, 32 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए, 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए। मैंने विंडोज में बनाया था, लिनक्स में काम नहीं करेगा। इसकी स्पीड तो इससे इतने गीगाहर्ट्ज से ज्यादा होनी ही चाहिए।
अगर ऐसा कोई भी आपके मैकेनिज्म में रूल लगता है, आप तो कहते हो नहीं नहीं साहब इसके बिना तो ये नहीं चलेगा, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका जो बनाया हुआ मैकेनिज्म है दैट इज नॉट सुटेबल। आपका सॉल्यूशन यूनिवर्सल होना चाहिए, वो कहीं भी अप्लाई हो जाए, कहीं भी किसी भी सिस्टम में अगर प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन करनी हो हम कर पाए। अगर ऐसा है, अगर आपका बनाया हुआ मैकेनिज्म इन चारों रूल्स को फॉलो करता है तो आपका मैकेनिज्म अच्छा है। आप ये बात समझ पा रहे हो? लिख पाओगे अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोसेस मैकेनिज्म के कौन से 4 रूल्स हैं जो फॉलो होने ही होते हैं, आपको फॉलो करने ही होते हैं, तो ये वो 4 रूल्स हैं। और मेथड कौन कौन से अवेलेबल हैं? इसमें सेमाफोर अवेलेबल है, मॉनिटर्स अवेलेबल है, पीटरसन सॉल्यूशन अवेलेबल है, लॉकिंग मेथड्स अवेलेबल है। हम इनमें से कुछ मेथड्स पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन ये 4 वो मेथड्स हैं जिन्होंने इन 4 रूल्स को फॉलो किया है। और अगर हम हमारा बनाना चाहें तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। आप कोई कोड लिखो ऐसा जो आपके प्रोसेस में 4 रूल्स फॉलो करवाए और उनके सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करे। ये तो इन 4 रूल्स की बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये मैंने देखो वापस आपको याद दिलाया है कि वो 4 कौन कौन से मेथड है जो हम आगे पढ़ेंगे। विद रेफरेंस टू 4 कंडीशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हम 4 रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है क्रिटिकल सेक्शन में, जो आपके सिलेबस में भी दे रखी है, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। एक होता है कोड जो कुछ प्रोड्यूस करता है, और एक होता है कोड जो कि कंज्यूम करता है। देखो हम आज अगर बात करें जो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, तो कोई एक बिस्किट वाली कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है कोई चीजें, बिस्किट्स प्रोड्यूस करती हैं, और हम वो कंज्यूमर है जो कंज्यूम करते हैं। एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। कुछ प्रोसेस हैं जो कि कुछ शेयरिंग रिसोर्सेज को यूज करते हैं और उस शेयरिंग रिसोर्सेज में कुछ वैल्यूज रखते हैं, और उन वैल्यूज को दूसरा जो शेयरिंग वेरिएबल, जो शेयरिंग प्रोसेस है, वो उसे यूज करता है। ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? एक ऐसा शेयरिंग वेरिएबल है जो P1 और P2 दोनों यूज करते हैं। P1 उसमें कुछ वैल्यूज रखता है और P2 उन वैल्यूज को यूज करता है। मैं अभी आगे एग्जांपल दूंगा, अभी एक बार के लिए इतना समझ लो। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है मल्टी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। जहां पर मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे वहीं पे तो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। दूसरा, 2 प्रोसेसेस आर देयर, तो 2 प्रोसेस है हमारे पास, एक प्रोड्यूसर प्रोसेस और एक कंज्यूमर प्रोसेस है। बोथ आर पैरेलल एंड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब हमने समझा था जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्योंकि वो एक ही शेयरिंग वेरिएबल को यूज करते हैं, शेयरिंग रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो इनको एक दूसरे पर डिपेंडेंसी हो जाती है, तो हमें इनको बहुत ध्यान से काम लेना होता है। देयरफॉर वी आर टॉकिंग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अराइव्स एट सेम टाइम। बहुत बार ऐसा होता है वो दोनों एक ही वक्त पे आ जाते हैं, तो उस वक्त जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का हम डिस्कस करने वाले हैं। शेयरिंग कोड हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। हम चूंकि प्रोग्रामर हैं तो हम अभी एग्जांपल जो ले रहे हैं वो वेरिएबल का ले रहे हैं, यानी हमारे पास 2 कोड होगा, उन 2 कोड्स में से एक वेरिएबल ऐसा हो जो शेयरिंग बेसिस पे होगा, और हम उस वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं जो केस ले रहा हूँ दैट इज केस 1, वो है बेस्ट केस। इसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है साहब, अगर ऐसे चल जाए ये कोड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उस कोड को देखते हैं, देखो बहुत ध्यान से देखना। ये पहला है प्रोड्यूसर, हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की, जिसमें केस 1 की बात कर रहे हैं। और ये पहला कोड है प्रोड्यूसर का जो प्रोड्यूस करता है वेरिएबल को, वेरिएबल की वैल्यूज को। और इसके नेक्स्ट स्लाइड जो दे रखी है वो है कंज्यूमर की, तो वो उस वेरिएबल को कंज्यूम करेगा। प्रोड्यूसर क्या करता है, ये कोड लिखा है देखो, ये सी का एक नॉर्मल कोड है जो क्या कहता है, मुझे ये वाला बफर, ये मेमोरी जो दे रखी है, इस बफर को मैं यूज करना चाहता हूं, और यही बफर क्या करता है, कंज्यूमर भी यूज करता है। ठीक है, ये एक मेमोरी का शेयरिंग लोकेशन है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर कोड ने क्या किया, इसने कहा एक वेरिएबल है लोकल टेम्परेरी, एक लूप चलाया। प्रोड्यूसर ने क्या किया, आई टेम्प नाम का एक वेरिएबल है जिसको कि जनरेट किया, और जिसकी वैल्यू क्या बनी, x1 बनी। ये x1 वैल्यू मैं चाहता हूं कहां चली जाए, इस बफर में चली जाए, और यही बफर आगे कंज्यूमर इसे यूज करे x1 को। ये मेरा बेसिक मोटिव है, और मोटिव भी नहीं है, ये देखा जाए तो यूं है कि इसी बफर को यूज करने वाला प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी है। प्रोड्यूसर तो वहां पर वैल्यू रखता है और कंज्यूमर वहां से वैल्यू उठाता है। अब मान लो यहाँ पर रखने और उठाने के वक्त कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम होती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। हमने पहले एक बार तुम्हें याद हो तो देखा था, जिसमें अगर वैल्यूज चेंज होती हैं
तो इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। इस एग्जाम्पल को याद करो, हमने कहा था कि देखो अगर वो वेट करता है तो आंसर डिफरेंट आते हैं। ये प्रॉब्लम एक जनरल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो हम बात कर रहे हैं वो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की। हम इस कोड को समझते हैं। देखो हमने एक एग्जाम यहाँ लगाया, इफ काउंट इज इक्वल्स टू एन, अगर काउंट एन के बराबर आ जाता है, एन में टोटल वेरिएबल्स 8, तो यहाँ टोटल वेरिएबल कितने हैं 8, टोटल मेमोरी लोकेशंस कितनी है 8, और हमारा एन क्या है, कितने वैल्यूज पड़ी हैं अभी इसमें। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब आपके पास जितनी मेमोरी लोकेशंस थी बफर में वो सारी भर गई हैं, फिल हो गई हैं। मैंने यहाँ पर इसके स्टेप्स लिखे हैं, देखो x1 इज प्रोड्यूस्ड, तो पहले x1 प्रोड्यूस हुआ, बफर इज फुल चेक, बफर फुल है या नहीं ये चेक करो। तो हमने चेक किया था बफर फुल नहीं है, अभी तो एक भी वेरिएबल वैल्यू नहीं आई है, इंट n में अभी एक भी वेरिएबल वैल्यू नहीं आई है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू रख दोगे। ठीक है, तो x1 हमने रख दिया। तो x1 रखने के लिए कोड क्या लिखा हमने, बफर के in लोकेशन पे यानी 0th लोकेशन पे इस x1 को रख दो। ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो लिखा है यहाँ पर x1 इज स्टोर्ड इन बफर एट 0th लोकेशन। सी का सिंपल कोड है, और इसको भी ना सी के जैसे ना लिखकर हमने लेमन लैंग्वेज जैसे लिखा है ताकि पढ़ने से समझ में आ जाए। फिर लिखा है इसमें in इक्वल्स टू in+1 mod n, ये हो गया n mod 8, n mod 8 क्या होता है 0, तो 1 mod 8 हो गया 0, तो 0th लोकेशन पे, सॉरी 1 mod 8 हो गया 1, रिमाइंडर बचता है 1, तो 1 क्या हो गया, n की वैल्यू क्या हो गई, अब n की वैल्यू हो गई अब 1। देखो मैंने यहाँ लिखा है 0 + 1 mod 8 यानी 1 mod 8 होता है 1, तो इंक्रीमेंट क्या हो गया n, in कितने से इंक्रीमेंट हो गया 1 से, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम आएगा तब, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो ये 1 पे वैल्यू रखेगा। ये रात बात समझ में आ रही है? यस सर। मैं थोड़ा स्पीड में हूँ क्योंकि हमें टॉपिक पूरा करना है ना, कहीं अटको तो बता देना, कोई भी अटके तो एक बार बता देना मुझे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। काउंट क्या कहता है, आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी है इसके अंदर, तो हम काउंट को क्या कर देते हैं अब 1 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बफर में प्रोड्यूसर ने एक वेरिएबल प्रोड्यूस किया x1 वैल्यू के साथ, और उसको मैंने मेरे बफर में 0th लोकेशन पे रख दिया। ये मेरा पहला काम हुआ। हम काउंट को ना थोड़ा इलॉबरेट करते हैं। काउंट में जो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेमोरी से रजिस्टर पेयर में वैल्यू डालते हैं, रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट करते हैं और वापस रजिस्टर पेयर में वैल्यू रख देते हैं। ये 3 काम करता है। ये जो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 लिखा है ना हमने, ये 3 काम करता है इंटरनली। ये अभी मैंने क्यों बताया अभी शायद समझ में ना आए, हम आगे चलेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। तो इस कोड को हमने यहाँ ट्रेस करके यहाँ लिख दिया, जो मैंने अभी तुम्हें बात बताई है ना वो सारी यहाँ लिख दी है। मैं एक बार वापस याद दिलाता हूँ, x1 प्रोड्यूस हुआ, बफर चेक किया खाली फुल तो नहीं है, फुल नहीं है तो x1 की वैल्यू को स्टोर करो 0th लोकेशन पे, इंक्रीमेंट करो और फिर काउंट को इंक्रीमेंट करो ताकि ये पता चले कि इसमें टोटल वैल्यूज कितनी है। एग्री? ये तो प्रोड्यूसर ने एक वैल्यू प्रोड्यूस की और बफर वेरिएबल पे या बफर मेमोरी लोकेशन पे रख दिया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं? नहीं सर। चलो, तो नेक्स्ट क्या करेगा, कंज्यूमर फंक्शन ये करेगा, ये फंक्शन जैसे लिखा है हमने, तो कंज्यूमर क्या करेगा, यहां से जो वैल्यू रखी है उसको कंज्यूम करेगा। कैसे कंज्यूम करेगा, देखो कंज्यूमर ने कहा बफर को चेक करो, ये मेरा यहाँ वाला लिखा कोड देखना, बफर इज एम्प्टी, चेक करो, तो बफर एम्प्टी है क्या, तो कैसे पता चलेगा बफर एम्प्टी है या नहीं, कैसे पता चलेगा, अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो बफर क्या है, एम्प्टी है। 0। लेकिन अगर काउंट की वैल्यू 0 होती तो मैं ये कहता इसमें एक भी वैल्यू नहीं है, लेकिन काउंट में भी क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। इट मींस हमारे बफर में कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है, अगर वैल्यू पड़ी है तो मैं उसे फैच कर सकता हूँ। तो फैच किया, फैच आइटम स्टोर्ड इन अ बफर एट 0th लोकेशन, और किस में डाल दिया, आइटम सी में डाल दिया। तो आइटम सी में मैंने बफर की 0th इंडेक्स से वैल्यू उठाई जो कि x1 है, मैंने आइटम सी में डाल दिया। अब क्या करना है मुझे, आगे बढ़ना है, यानी पहली वैल्यू तो मैंने 0 से ले ली, अब दूसरी वैल्यू लेने की कोशिश करूंगा मैं। तो जैसे ही मैं 0 दूसरी वैल्यू लेने की कोशिश करूंगा तो मैं आउट को इंक्रीमेंट करूंगा। वहां देखो वेरिएबल था इन, यहाँ पर वेरिएबल है आउट, मैंने दोनों को रेड कलर में लिखा है देखो समझने के लिए। इन तो है वैल्यू रखने के लिए और आउट है वैल्यू उठाने के लिए।
तो वैल्यू को जैसे ही आप उठाने की कोशिश करोगे तो यू हैव टू इंक्रीमेंट आउट वेरिएबल। तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया, और अब एक वैल्यू चूंकि इसमें से हट चुकी है तो काउंट कितनी हो जाएगी हमारी, काउंट कितनी हो जाएगी, 0। 0 हो जाएगी। वेरी गुड। तो ये काउंट को हमने डिक्रीमेंट कर दिया, और फिर क्या किया, प्रोसेस किया, जो भी वैल्यू मिली उसको हमने। अब उसके साथ प्रोसेस क्या हुआ वो आगे का कोड आगे जाने, हम समझने के लिए समझ रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर एक वेरिएबल की एक वैल्यू प्रोड्यूस करता है, एक शेयरिंग मेमोरी लोकेशन पे रखता है जिसको हम बफर कहते हैं, उस बफर से वापस वैल्यू उठाता है कंज्यूमर, और उस वैल्यू के साथ कुछ परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और इस पूरे कोड को भी ना मैंने यहाँ पर तुम्हें समझने के लिए ट्रेस करके रख दिया है, इसको ऐसे ड्राई रन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक प्रॉब्लम हो गई जो कि बहुत ही सिंपल केस है, और बहुत ही सिंपलिसिटी से हमने निकाल भी दिया कि भाई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, x1 में वैल्यू ये 0th लोकेशन पे वैल्यू रखेगा, और कंज्यूमर वहां से उठा लेगा और काम हो जाएगा। अब ये तो हुई एक वो केस जो कि बेस्ट केस है, कहीं दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कहाँ आती है, हम उसको लेते हैं। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का केस 2, वापस प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, बफर को फुल चेक करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेम वही केस है। लेकिन अब हमने क्या किया है, इसमें एक प्रॉब्लम डालने की कोशिश की, हम समझने की कोशिश किया कि यहाँ प्रॉब्लम क्या आ सकती है। देखो, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, काउंट किया, फुल नहीं है तो आगे बढ़ो, वैल्यू डालो, वैल्यू डालने के बाद IN को इंक्रीमेंट करो, और फिर काउंट को भी बढ़ा दो। अब काउंट को बढ़ाते वक्त मैंने कहा था यहाँ 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, 3 इंस्ट्रक्शन में ये एक्सटेंशन एग्जीक्यूट हो गया, ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, इंटरप्ट आ गया। किसी भी तरह से आ सकता है, कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया होगा, हो सकता है किसी और प्रोसेस ने इसको इंटरप्ट कर दिया होगा, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो वहां पर इंटरप्ट आया। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर वापस याद करो, जब हम काउंट को इंक्रीमेंट करने की बात करते हैं तो काउंट को पहले रजिस्टर पेयर में लेते हैं, फिर रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट करते हैं। मैंने रजिस्टर पेयर बनाया है, देखो ये हमने रजिस्टर RP बनाया, इस रजिस्टर RP में मैंने 3 डाला, और 3 को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, तो वो 4 तो हो गया। लेकिन अब क्या आ गया, ये स्टोर RP वाला काम होता उससे पहले ही क्या आ गया, इंटरप्ट आ गया। और ये इंटरप्ट क्या कहता है कि आप इस प्रोड्यूसर वाले प्रोसेस को क्या करो, पॉज कर दो, इसको स्लीप मोड में डाल दो, और स्लीप मोड में डालते ही वो कहाँ चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, यानी इससे प्रोसेसर छूट जाएगा। और अगर इससे प्रोसेसर छूट गया है तो प्रोसेसर अब क्या करना चाहेगा, किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहेगा, और इधर साथ ही साथ दूसरा प्रोसेस कौन है, कंज्यूमर, जो इसको यूज करेगा। तो कंज्यूमर ने क्या किया, अभी वैल्यू रखी थी, वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या, कंज्यूमर ने पहले ही उठाने की कोशिश कर ली। तो कंज्यूमर ने भी उसको वैल्यू को उठाया, बफर चेक किया, वही कोड है जो हमने पहले पढ़ा, और इसमें भी क्या हो गया, ये दोनों इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हुए, और फिर क्या आ गया, इंटरप्ट आ गया। तो फिर वापस यहाँ से कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो गया, प्रोड्यूसर पे कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। तो हुआ क्या, ना तो प्रोड्यूसर ने पूरा काम कर पाया और ना कंज्यूमर पूरा काम कर पाया, और दोनों की वैल्यूज उसको एम्बिगुअस मिली, उसको जो चाहिए थी वो नहीं मिली। मैंने इसको आगे थोड़ा और इलाबरेट करने की कोशिश की जो तुम्हें इसका प्रोसेस समझ में आ जाए। देखो, काउंट हमारे पास 3 था, प्रोड्यूसर ने कोड स्टार्ट किया, 4.2 तक चला, देखो ये 4.2 तक चला, यहाँ तक, ठीक है, ये 4.2 तक चला। 4.2 पर चलने पे क्या हुआ, इंटरप्ट आया, इंटरप्ट आया तो कंज्यूमर वाले प्रोसेस पे गया, कंज्यूमर ने अपना कोड स्टार्ट किया, फिर 4.2 पे इंस्ट्रक्शन आया, उस पे वहां पर उसको क्या मिल गया, इंटरप्ट मिला। ये इंटरप्ट मिलते से ही वापस हम कहाँ चले गए, प्रोड्यूसर पे चले गए, फिर प्रोड्यूसर ने अपना आगे वाला कोड एग्जीक्यूट किया। आगे वाला कोड कौन सा, ये स्टोर करने वाला, ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया। ये कोड क्या हुआ, RP में जो वैल्यू 4 पड़ी है इसको कहाँ डाल दो, आप काउंट में डाल दो, तो काउंट को उसने क्या बना दिया, 4 बना दिया। 4 बनाने के बाद क्या हुआ, ये कोड जैसे एग्जीक्यूट हुआ तो वापस कहाँ जाएगा, ये कंज्यूमर वाले के पास जाएगा। तो कंज्यूमर के पास आए, देखो ये कंज्यूमर, इस कंज्यूमर ने क्या किया, ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया, तो काउंट कितना कर दिया उसने, 3 को माइनस करके 2, और 2 कहाँ डाल दिया, काउंट में डाल दिया। क्लियर, तो ये क्या हुआ, काउंट हो गया 2। अब एग्जैक्टली देखा जाए तो इसमें वैल्यू पड़ी कितनी है, देखो
कितनी वैल्यू पड़ी है x1 हटने के बाद? x2, x3 और x4, 3 वैल्यूज पड़ी हैं, लेकिन काउंट क्या कह रहा है? 2, जो कि गलत है। अगर हम इस सिस्टम से पूरा इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और हम कहीं भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली बात नहीं लगाते हैं, हम कहीं भी कोई भी रूल नहीं लगाते हैं, तो वो इस ढंग से एग्जीक्यूट होगा। प्रोड्यूसर अपनी तरफ से प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर अपनी तरफ से कंज्यूम करेगा, बीच बीच पे इंटरप्ट आएंगे, तो वैल्यूज में एम्बिग्यूटी आएगी। ये कहना चाहता है प्रॉब्लम जो है ये वो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। आपके एग्जाम में प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आती है तो आप दो केसेस बताओगे, ये कोड लिखोगे, इस कोड में पहला केस बताओगे जो बिल्कुल सही काम करेगा, फिर दूसरा केस बताओगे जिसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम तब आएगी जब उसमें इंटरप्ट आता है, तो हमने इंटरप्ट यहाँ पर डाला। इस इंटरप्ट के होने के बाद हमें ये पता चलता है कि वेरिएबल हट तो गई, लेकिन काउंट में वैल्यू जहां पर 4 होनी चाहिए थी, जहां पर कुछ और हो रही है, तो वहां पर वैल्यू क्या आ रही है? वहां पर वैल्यू आ रही है 2। तो प्रोड्यूसर ने तो कहा कि मैंने वैल्यू रखी है, तो 4 हो जानी चाहिए थी, लेकिन 4 ना होके क्या हो गई? 2 हो गई। सॉरी। ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है। ये इसके दो केसेस हैं, ये आपकी बुक में दे रखे हैं। कोड हो सकता है कुछ और लिखा हो, मैंने ये कोड लिखा है, इस कोड को आप समझें, इसमें कुछ दिक्कत आए तो वापस मुझसे पूछें। ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, आप इसको वापस से सुने, इसको वापस ट्रेस करने की कोशिश करें। कोई ज़्यादा बड़ा चौड़ा खेल नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिख दिया हमने, और ऐसा भी नहीं है कि हमने इस प्रॉब्लम को पहले समझा हुआ नहीं है। हम समझते हैं कि अगर कोई चलते हुए प्रोसेस को इंटरप्ट करके रोकते हो, तो उस वक्त जो मेमोरी में वेरिएबल्स में वैल्यूज होती हैं वो हमने पीसीबी में रख दी। नेक्स्ट टाइम कोई आता है और उसे यूज करता है और अपने हिसाब से चेंज कर लेता है, और चेंज करता है तो पहले वाला जो प्रोसेस था उसको कुछ और ही मिलता है। उसने कहा जो मैं रख के गया वो तो यही नहीं, लेकिन ये उसको पता ही नहीं चलता। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमें कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। उस सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन है जिसको हम कहते हैं सेमाफोर, यानी एक ऐसा वेरिएबल बता दूं मैं, वो वेरिएबल क्या करे, मुझे ये बताए कि इसको कोई यूज कर रहा है क्या। मान लो अगर कोई हमें ये बता देता कि साहब क्रिटिकल सेक्शन में इस कोड को मैं क्रिटिकल सेक्शन बना देता, और इस क्रिटिकल सेक्शन में अगर कोई एंटर कर चुका है तो दूसरा एंटर नहीं करेगा तो इंटरप्ट नहीं आएगा। अगर ऐसा हो जाता तो हम ये मान के चलें कि ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये बात समझ में आती है? यस और नो? यस सर। हाँ। तो हम क्या करेंगे, सेमाफोर नाम से एक वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो काउंट बढ़ा सकते हैं उसका, तो उसको हम कहते हैं काउंटिंग, यानी काउंट वाला सेमाफोर, और दूसरा सेमाफोर होता है बाइनरी सेमाफोर। ये दो केसेस है हमारे, दो सॉल्यूशंस है हमारे पास सेमाफोर के अंदर। देखो क्या लिखा है, समझते हैं इसे। सेमाफोर इज अ मेथड, इट्स अ टूल टू रिमूव और प्रिवेंट रेस कंडीशन। जो रेस कंडीशंस आ रही थी हमारे पास उनको हटाने के लिए या उनको रोकने के लिए हमें यूज करना होता है। रेस कंडीशंस क्या करती हैं? रेस कंडीशन होने के बाद हमारे पास डेटा जो है वो लॉस हो जाता है, डेडलॉक आ सकता है, ये हम सब जानते हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है, एक इंटीजर वेरिएबल है। ये सुनने में लगता है सेमाफोर कोई कोड होगा या कुछ और चीज होगी, नहीं। सेमाफोर इज अ इंटीजर वेरिएबल। जो कौन यूज करता है? दोनों प्रोसेसेस यूज करते हैं, जो कोऑपरेटिव है, जो कॉन्करेंट है। वो क्या करेंगे, इस सेमाफोर में आके कुछ वैल्यूज चेंज करेंगे ताकि हमें ये पता चले या दूसरे प्रोसेस को ये पता चले कि ये कोई और यूज कर रहा है। तो सबसे पहले है काउंटिंग और दूसरा है बाइनरी। काउंटिंग का एग्जांपल देखते हैं। देखो, जब सेमाफोर की बात करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास एंट्री एग्जिट दो सेक्शंस होते हैं, ये हमने पहले पढ़े थे, और क्रिटिकल सेक्शन होता है, ये भी हमने पढ़ा था। इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, एक तो होता है पी और एक होता है वी। पी को हम डाउन भी कहते हैं, पी को हम वेट भी कहते हैं, जिसको एंट्री सेक्शन में लिखा जाता है। एक होता है वी फंक्शन, जिसको हम अप भी कहते हैं, जिसको हम सिग्नल भी कहते हैं, जिसको पोस्ट भी कहते हैं, जिसको रिलीज भी कहते हैं। अलग अलग बुक्स अलग अलग नाम से इसको बुलाती हैं, हम इसको डाउन और अप नाम से बुलाएंगे। सबसे पहले एंट्री सेक्शन, मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल नीचे बनाया है। एंट्री सेक्शन होता है, यहाँ कुछ कोड लिखा होता है, फिर क्रिटिकल सेक्शन होता है, और फिर एग्जिट सेक्शन होता है। हम बात कर रहे हैं एंट्री और एग्जिट सेक्शन की, यानी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले हम कुछ कोड ऐसा लिखें जिससे कि डेडलॉक ना आए, जिससे कि प्रोसेस को सिंक्रोनाइज होने में कोई दिक्कत ना आए।
तो वो वाला फंक्शन तो होगा पी फंक्शन, जिसको हम डाउन कहते हैं। और वैसे ही दूसरा फंक्शन होगा जो कि एग्जिट होने पे, यानी क्रिटिकल सेक्शन के निकलने के बाद एग्जीक्यूट होगा। कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाता है तो उसके बाद अगर कोई कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो होगा अप। देखते हैं सेमाफोर कैसे यूज करता है इसको। देखो डाउन फंक्शन यहां दे रखा है और अप फंक्शन यहां दे रखा है। ये डाउन फंक्शन कौन सा है? जो कि आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले एग्जीक्यूट होगा, और ये वो कोड है जो कि आपके क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने के बाद एग्जीक्यूट होगा। कैसे करते हैं समझो इसे, सुनो एक बार इसे क्या कहता है ये। देखो प्रोसेस P1 आया, यहाँ P1 आया, P1 को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना था, हमने क्रिटिकल सेक्शन में उसको एंटर करवाया। लेकिन यहाँ पर एंटर करते से ही क्या हुआ, हमने एक सेमाफोर नाम से एक वेरिएबल बनाया। सेमाफोर वेरिएबल सबसे पहले था 0, ठीक है। उस वेरिएबल में जैसे ही आप अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होते हो तो इट विल बी डिक्रीमेंटेड बाय -1। देखो कैसे होता है ये। सेमाफोर की वैल्यू है ये, अब नजर आ रही है पूरी? यस सर। हाँ वेट करना एक मिनट, मैं पॉज करता हूँ। हाँ देखो क्या हुआ, ये हमने एक ऐसा केस लिया है जिस केस में ना हमें सेमाफोर की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले हमने क्या किया, सेमाफोर वेरिएबल को 3 बना दिया। 3 बनाने के बाद अगर कोई प्रोसेस आता है तो हमें क्या करना होगा, उस s की वैल्यू यानी ये सेमाफोर की वैल्यू, इसको मैं 3 से क्या कर दूंगा, 2 करूंगा। ये 2 किया मैंने कि साहब एक प्रोसेस आ गया है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया तो उसे डिक्रीमेंट कर दो। तो मैंने यहाँ लिखा है P1 वांट्स टू एंटर इनटू CS क्रिटिकल सेक्शन, तो S क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा 3 से, ठीक है। अगर S2 है, S अगर 2 है तो वो CS में एंटर कर सकता है। ये लिखा है देखो, अगर S1 की S की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो उसको हम सस्पेंड लिस्ट में डालेंगे या स्लीप में डालेंगे। लेकिन अभी S की वैल्यू 0 से कम नहीं है, सेमाफोर की वैल्यू अभी 0 से कम नहीं है, तो उसको क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की परमिशन मिल जाएगी। इसी तरह से P2 भी आता है। ये हमने एग्जांपल है ना समझने के लिए लिया है कि मल्टीपल प्रोसेसेस आ रहे हैं अंदर, लेकिन मल्टीपल प्रोसेस कभी क्रिटिकल सेक्शन में आने नहीं चाहिए, ये हम समझते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या बात समझाना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, P2 अगर P2 वांट्स टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन, S इज नाउ 1, S को हमने डिक्रीमेंट किया, S अगर 1 है तो एंटर हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न होके एंटर कर देगा, लेकिन अभी सस्पेंड लिस्ट में नहीं जाएगा। P3 आता है, P3 भी एंटर होना चाहता है, S की वैल्यू 0 हो गई है। अच्छा हमने लिखा है 0 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो भी सस्पेंशन लिस्ट में नहीं जाएगा। तो P1, P2 और P3 तीनों कहाँ चले जाएंगे, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएंगे इस कोड के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये एंट्री कोड है तो ये कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में अगर प्रोसेस आता है तो इस कोड के थ्रू निकलेगा। तो हमारा जो S है उसकी वैल्यू हो गई है अब -1। अब मान लो P4 आता है, P4 जैसे ही आता है वो कहता है मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है, लेकिन अभी वैल्यू क्या हो गई है S की, -1 हो गई है। जब हमने वापस डिक्रीमेंट किया तो S 0 था, 0 से -1 हुआ तो -1 वैल्यू बनी। -1 के साथ हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकते, ये हमारा कोड कहता है, ठीक है। तो 0 से अगर कम वैल्यू हो गई तो हम इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। तो P4 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में ना जाकर, देखो मैंने यहाँ लिखा है क्रिटिकल सेक्शन में कौन कौन पड़े हैं, वेटिंग में चला जाएगा, तो P4 वेटिंग में चला गया। इसी तरह से P5 आया, -2 हुआ, इसको भी हम नहीं डाल सकते क्रिटिकल सेक्शन में, तो ये भी वेटिंग में चला गया। तो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में तो 3 प्रोसेस हैं और वेटिंग में 2 प्रोसेस हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन जब पूरा होगा, जब क्रिटिकल सेक्शन में से कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन इट इज टर्न ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस व्हिच आर रिजाइडिंग इन वेटिंग स्टेट। अब इस बात को समझे, देखो अभी हमने कहा साहब आप तो कब से कह रहे हो कि क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक ही प्रोसेस जाना चाहिए, तो मुझे एक केस बताओ जो मैं S में वैल्यू ऐसी डालूं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस एंटर हो पाए। अगर मान लो मैं S में 0 रखता हूं, मान लो ये वाला कोड है ही नहीं, तो उस केस में क्या हुआ, S की वैल्यू क्या है, 0। अगर S में मैंने 0 रख दिया है
तो कितने प्रोसेस एंटर हो सकते हैं? एक एंटर हो सकता है। तो जैसे ही एस में 0 रखा और एक प्रोसेस आया, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ, एस की वैल्यू हो गई -1। जैसे ही -1 हुई, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया, ये इफ वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो एस में अगर हमने 0 रखा है तो उस केस में ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ जाए तो उसके बाद दूसरा एंटर नहीं हो पाएगा इफ वी पुट सेमाफोर वेरिएबल 0। ठीक है, तो हमारा ये सेमाफोर वेरिएबल काम कर जाएगा। कब काम कर जाएगा? जब आपके सेमाफोर वेरिएबल में अगर 0 रख दिया है आपने, तो कोई दूसरा प्रोसेस एंटर नहीं हो पाएगा जब तक कि क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लेकिन हमने समझने के लिए क्या किया, सेमाफोर में 3 रखा ताकि हम इस कोड को समझ पाए, और उसको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेस करके भी समझाया है, कोशिश की है मैंने की। ठीक है, नाउ P1 wants to come out from CS because it is done। हम ये कहते हैं कि साहब P1, P2 और P3 तीनों क्रिटिकल सेक्शन में बैठे हैं, इसके ज्यादा अब जा नहीं सकते, क्योंकि सेमाफोर की वैल्यू 3 थी तो 3 से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। तो हमने क्या किया, P1 को पूरा होने दिया। P1 जैसे ही पूरा होता है वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना चाहेगा। अगर वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना चाहेगा तो S की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब बाहर आएगा तो एग्जिट कोड काम करेगा। ये एग्जिट कोड दिया हमने, हम S की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। S की वैल्यू थी -2, नाउ इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, इट इज -1। जैसे ही -1 होती है तो P1 जैसे ही बाहर आता है, हम वेटिंग स्टेट में से क्या करेंगे, एक प्रोसेस को बाहर लाएंगे। तो हम यहाँ पर फीफो काम ले लेते हैं। P4 और P5 इसी सीक्वेंस से आए थे, तो हम P4 को पहले बाहर निकालते हैं। P4 को जैसे ही हमने बाहर निकाला, सॉरी P1 और P2 और P3 क्रिटिकल सेक्शन में थे। P1 जैसे ही पूरा हुआ, P1 जैसे ही पूरा होगा तो हम वेटिंग में से P4 को बाहर निकालेंगे। तो P2 पूरा हुआ, P1 पूरा हुआ, P2 भी पूरा हुआ, पर पहले P1 पूरा हुआ तो हमने क्या किया, P4 को वेटिंग स्टेट में से निकाल के कहां डाल दिया, P4 को हमने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने दिया। इसी तरह से P2 भी पूरा होगा। P2 जैसे ही पूरा होता है तो वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, एग्जिट कोड रन करेगा, -1 की जगह 0 हो जाएगा। ये -1 की जगह 0 हुआ, देखो यहाँ पर ये -1 की जगह 0 हुआ और 0 वाली कोड एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो सस्पेंशन लिस्ट से या यूं कहें वेटिंग लिस्ट से एक और प्रोसेस को फैच करेगा। तो P5 भी अब फैच हो जाएगा। P5 भी फैच हो गया, ये P5 है, P5 भी फैच हो जाएगा, P4 भी फैच हो जाएगा। तो हमारी वेटिंग लिस्ट अब कंप्लीट हो जाएगी। वेटिंग लिस्ट में अब एक भी प्रोसेस नहीं रहेगा जो कि वेट में हो। तो इस पूरे प्रोसेस में सेमाफोर को हमने जब काउंटिंग की तरह यूज किया तो उस केस में ये हुआ कि हमने क्रिटिकल सेक्शन में कुछ प्रोसेस को एंटर होने दिया, जो आगे वाले और प्रोसेसेस आए उनको हमने वेटिंग में डाल दिया। वेटिंग में डालने के बाद देखो अभी कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है किसी ने बीच में किसी कोड को चेंज किया हो, हमने ऐसा होने नहीं दिया है। अगर हम S को 0 रख देते हैं तो क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक प्रोसेस आएगा, उसके बाद जितने प्रोसेस आएंगे सारे वेटिंग में जाएंगे। यानी अभी कोई भी उस कोड को या क्रिटिकल सेक्शन को जो कि शेयरिंग मोड में पड़ा हुआ है, दो प्रोसेस एक साथ यूज नहीं कर पा रहे हैं। S1 को 0 किया, 0 होने के बाद एक प्रोसेस एंटर हुआ, उसके एंटर होने के बाद जितने प्रोसेस आए सारे वेटिंग में गए। जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन का एक प्रोसेस जो उसके अंदर है वो पूरा हुआ तो बाहर आया। बाहर होने पे क्रिटिकल सेक्शन में अब कोई प्रोसेस नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। उस प्रोसेस अब क्या करना होगा, जो वेटिंग में जो प्रोसेस पड़े हैं उनको आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करवाओगे। और उन दोनों के लिए जो कोड लिखा है हमने, एंट्री सेक्शन का कोड और ये एग्जिट सेक्शन का कोड, ये एग्जिट सेक्शन का कोड। गिरिराज मुझे पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लगा भी होगा तुम्हें, ये वीडियो वापस सुनना, कुछ दिक्कत समझ में नहीं आया सर। हाँ समझ में आएगा नहीं, इसको वापस ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इसे, ठीक है। सर वो पहले वाला एक मैप भी बताओ ना। ये वाला कौन हाँ सा कह सर। रहे हो, ये कह रहे हाँ हो? सर ये। देखो क्या हुआ, हाँ। कुछ कोड प्रोड्यूसर के लिखे हुए हैं, कुछ कंज्यूमर के लिखे हुए हैं। हमने प्रोड्यूसर को पहले सारे कोड एग्जीक्यूट करवाए। ये यहाँ मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये प्रोड्यूसर के सारे कोड एग्जीक्यूट हुए, देखो ये सारा कोड एग्जीक्यूट हुआ।
ये कोड यहाँ तक तो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन यहाँ आके क्या हुआ, इंटरप्ट आ गया। तो हमने कहा ये इंटरप्ट आ गया। ये इंटरप्ट कहाँ गया वापस, जैसे ही इंटरप्ट आया तो ये तो वेटिंग में चला गया प्रोड्यूसर वाला। तो जैसे ही वेटिंग में गया तो हम कहाँ चले गए, कंज्यूमर में चले गए। तो कंज्यूमर वाला एग्जीक्यूट होने लगा, ये एग्जीक्यूट होने लगा। जब ये एग्जीक्यूट होने लगा तो ये भी यहाँ तक तो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद क्या आ गया, इंटरप्ट आ गया। तो ये इंटरप्ट आया, देखो यहाँ पर, यहाँ इंटरप्ट आया। तो हुआ ये, प्रोड्यूसर पूरा नहीं चल पाया, तब तक कंज्यूमर आ गया। कंज्यूमर पूरा नहीं चल पाया, तब तक वापस प्रोड्यूसर आ गया। प्रोड्यूसर पूरा हुआ तो ये वापस कंज्यूमर के पास गया, और कंज्यूमर ने फिर अपने आप को पूरा किया। तो ये कोड पूरा एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यही तो सेमाफोर कहता है कि अगर एक बार कोई क्रिटिकल सेक्शन में चला गया है तो आपको दूसरे को आने नहीं देना है, उसको वेटिंग में डाल दो। अगर हमारे पास सेमाफोर वेरिएबल प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में होता तो हम उसको क्या कहते, तो उस वक्त ये कहते हैं कि साहब प्रोड्यूसर अभी क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है, आप इसमें अंदर मत आओ अभी, तो हम कंज्यूमर को रोक लेते। तो कंज्यूमर वाला ये जो थर्ड स्टेप है ना, ये होता ही नहीं, ये इंटरप्ट आता ही नहीं। सबसे पहले क्या होता, प्रोड्यूसर अपने आप को पूरा एग्जीक्यूट करता, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आता, सेमाफोर की वैल्यू चेंज होती, देन इट इज टाइम फॉर कंज्यूमर टू एग्जीक्यूट इट्स ओन इंस्ट्रक्शंस। कुछ तो भी समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आया सर, थोड़ा ये बहुत तो आया कंज्यूमर ना, प्रोड्यूस कर थोड़ा रहा है बहुत। और ये प्रोडक्शन वाला ले रहा है। हाँ, इस वीडियो को एक बार ध्यान से वापस धीरे धीरे सुनना। मुझे पता था ये बहुत लेंदी है, तो मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ाई है मेरी इसमें। आई एग्री, मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है, लेकिन हमें इतना तो देखना पड़ेगा। तो देखो वापस एक बार ब्रीफ कर लेता हूं मैं। ये वो 4 रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये क्रिटिकल सेक्शन की एक स्पेशल प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमें थियोरेटिकल लिखने। फिर हमें एक केस 1 लेना है जिसमें कि बहुत ही स्मूथली रन होता है, ये कोई दिक्कत नहीं आती कि सब ऐसे 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 करो, ये इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू, ये वैल्यू प्रोड्यूसर वाला यहाँ रख देगा, फिर कंज्यूमर यहाँ से आके वैल्यू को उठा लेगा। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, बिल्कुल सही हो गया ये तो। प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया और कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। अब प्रोग्रामर ये सोचता है कि कोई भी ऐसा केस ना आ जाए जहां पर हमें एम्बिग्यूटी का सामना करना पड़े, वेरिएबल्स में वैल्यूज डिफरेंट हो। अगर हम एम्बिग्यूटी कहीं नहीं चाहते हैं तो हमें सारे केसेस को रूल आउट करना पड़ेगा। तो हमने कहा सा पहला रूल ये है कि मान लो कि काउंट को जब हम बढ़ा रहे हैं, कि हम जब काउंट को बढ़ा रहे हैं तो उसमें 3 इंस्ट्रक्शंस हैं जो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। मैं कहता हूँ ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया और इंटरप्ट आ गया, ये केस है मेरा। क्या ऐसा होता है तो क्या ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो है ये बिल्कुल ठीक काम करेंगे क्या? हम कहेंगे नहीं साहब, बिल्कुल ठीक काम नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। तो हमने देखो प्रॉब्लम डाली इसमें, यहाँ प्रॉब्लम आई, यहाँ प्रॉब्लम आई। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं कि अगर इंटरप्ट यहाँ आ जाता है तो हमारे पास दिक्कत होती है और ये इस ढंग से एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पर वैल्यू एम्बिग्यूटी मिलती है। एक कहता है काउंट 2 होना चाहिए, एक कहता है काउंट 4 होना चाहिए, जो कि एम्बिगुअस है। तो हमने कहा इसका सॉल्यूशन क्या, तो सॉल्यूशन है सेमाफोर। सेमाफोर में भी पहला है काउंटिंग, दूसरा बाइनरी आएगा, हम वो बाद में देखेंगे। तो काउंटिंग को हमने कैसे यूज किया कि साहब आप जब भी इस प्रोड्यूसर वाला कोड रन करता है या कोई भी अगर रन करता है तो उसमें एंट्री होने से पहले आप क्या करो, सेमाफोर की वैल्यू को बदल दो। मैं तुम्हें इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसको ऐसे मान सकते हैं, अगर मैं मेरे घर में एंटर होता हूं तो मैं बाहर एक निशान लगा के एंटर हो जाता हूं। तुम आते हो, तुम उस निशान को पढ़ते हो, निशान में लिखा होता है 3, तो तुम क्या मानोगे, अंदर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ, तुम घर में एंटर हुए, तुमने कहा 1, मैं एंटर हुआ 2, एक और एंटर हुआ 3, तो बाहर जब 4th आदमी आएगा तो वो क्या कहेगा, घर में कितने लोग हैं? 3 लोग तो ऑलरेडी हैं। अब वो कह देगा नहीं साहब 3 लोग तो ऑलरेडी आप अंदर एंटर नहीं हो सकते। जब अंदर से एक आदमी बाहर आएगा तो उस वेरिएबल को 3 से क्या कर देगा, 2 कर देगा। और जो नया आदमी खड़ा था बाहर, वो क्या सोचेगा, अंदर कितने, 2, तो एक और एंटर हो सकता है। तो अंदर जाते वक्त इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो ताकि वैल्यूज हम चेंज कर पाए।
और बाहर आते वक्त वाली वैल्यूज को इंक्रीमेंट करो। हम चूंकि सेमाफोर को 3 रख चुके हैं, तो 3 का मतलब अंदर पहले से 3 लोग हैं, तो उसको आप 0 पे ले आओ, ये उल्टी काउंटिंग करता है इसमें। इसी तरह से जब आप एग्जिट सेक्शन में आते हो तो आप वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, तो 3 से वो क्या होगा, -2 -1 तक जाएगा। और जब हम अंदर जा रहे होंगे, सॉरी बाहर निकल रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को बढ़ा देंगे। बढ़ाने से हमें ये पता चलेगा कि हमारे वेटिंग में जो प्रोसेस पड़े थे, जो बाहर आदमी खड़ा था, उसको हमने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करवा दिया है, हमारे रूम में एंटर हो गया है। ब्रॉडली स्पीकिंग बात समझ में आ रही है? हाँ सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। हाँ। क्या सेमाफोर करता क्या है? सेमाफोर बोलते हैं इसको। सेमाफोर क्या करता हाँ सर। है ना? तो इसको वापस से एक बार सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो ये हमारे सिलेबस में जो मैं टॉपिक तुम्हें बता रहा हूँ कौन कौन से करूँ हैं, देखो एक बार। ये तो प्रोसेस कंकरेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंसी, कोऑपरेटिंग प्रोसेस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्रिटिकल सेक्शन हमने पिछली बार पढ़ा था, आज भी थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने। उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक है कंडीशन, लेकिन ऐसी 4 कंडीशंस होती हैं, हमने चारों कंडीशंस पढ़ी। फिर आता है सेमाफोर और ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम। तो ये जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें से एक रीडर राइटर है, कंज्यूमर है, डाइनिंग फिलोसोफर है और इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। इन 3 प्रॉब्लम्स में से हमने पहली प्रॉब्लम पढ़ी है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन ढूंढा है हमने। सॉल्यूशन है हमारे पास सेमाफोर। तो हमने आज 3 टॉपिक कवर किए, क्रिटिकल सेक्शंस की प्रॉब्लम्स, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन सेमाफोर से निकालना। सेमाफोर में भी हमने अभी काउंटिंग वाला पढ़ा है, हमने बाइनरी वाला नहीं पढ़ा है, बाइनरी वाला अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर है ये बात? एक और चीज मैंने ड्राइव पे जो तुम्हारे पास दे रखी है ना, लिंक शेयर कर रखा है, उस ड्राइव पे अपने वाले सेक्शन में जाके अगर तुम मेरा वाला फोल्डर देखोगे BCA 413, तो उसमें मैंने एकता वालिया, नोट्स और एक और बुक है अपने पास वो श्रीधर वाली, उन तीनों की PDF बना के ऑनलाइन डाल दी है यूनिट वाइज। तुम वहां से उसको देख लेना अगर नहीं मिल रही हो तो, और नहीं मिले तो मुझे वापस बताना। ड्राइव में वो डेटा पहले से भेज रखी उसी के अंदर ही? हाँ, जो लिंक भेज रखा है ना, उसमें नोट्स मैंने अपडेट किए हैं अभी। मैंने यूनिट वाइज नोट्स डाल दिए तुम्हारे लिए, यूनिट 1 के तीनों की दोनों बुक्स। और एक बार वो लिंक भेजना ना सर। मैं भेज दूंगा। और दूसरा जो गैल्विन बुक है ना, उसकी पूरी PDF डाल दी है मैंने। क्लियर है बात? गैल्विन की पूरी हाँ PDF सर। अलग से पड़ी है, वो यूनिट वाइज नहीं डाली है मैंने। एकता वालिया और वो श्रीधर वाली बुक, इन दोनों की PDF यूनिट वाइज डाल दी है, और नोट्स उसकी PDF यूनिट वाइज डाल दी है। वो लिंक तुम जाके चेक करो एक बार, नहीं तो मैं तुम्हें वापस सेंड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वहां ढूंढोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा। चलना कहाँ पे, अपना सेक्शन ए है, तो BCA के सेक्शन ए में जब जाओगे, उसमें 413 में जाओगे, अपने OS का कोड है 413, ठीक है? तो उस 413 में जाओगे तो यू विल गेट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, उन तीनों की यूनिट 5 तक तीनों की PDF और गैल्विन की PDF, ये सारी मैंने वहां रख दी है। फिर कुछ दिक्कत आती है, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, मुझे बताओगे, ओके? यस सर। चलो, इतना पढ़ो, सुनो, समझो, कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछो, फिर वापस मिलेंगे आगे। मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, ठीक है? ठीक, थैंक यू सर। ओके भाई, थैंक यू।